Yes, ma'am. Good morning, everyone. Hello, how are you? Hello, Hello, ma'am. We are ma'am. We are fine. fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in this class. ओके, तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मुगल अंपायर। तो आज हम सभी को हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 में मुगल अंपायर के बारे में पढ़ना है, और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनेस्टी इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि यही हमारी ये हमारा एक ऐसा अंपायर है जो ब्रिटिशर्स के आने तक, दैट मीन्स कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में तो हमें पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में। और मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्पायर है, और इसे हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यही वो एम्पायर है जो ब्रिटिशर्स के आने के टाइम तक भी बना हुआ था। दैट मीन्स कि यही वो एम्पायर है हमारी हिस्ट्री का जिसने सबसे ज्यादा टाइम तक अपने आप को बनाए रखा और अपने एम्पायर को बनाए रखा। तो अब हमें इस एम्पायर में ये भी पढ़ना है कि वो इज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल एम्पायर। इस पूरे एम्पायर में सबसे पावरफुल किंग कौन था जिसे आज के टाइम पे भी भूला नहीं जा सकता है कभी भी। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करें Yes, हम। ma'am. Yes, ma'am. और दूसरा, आज हमें ये भी पढ़ना है कि इनके जो पूर्वज थे, दैट मीन्स कि एक कौन सी डायनेस्टी को फॉलो कर रहे थे और किसके बिहाफ पे इन्होंने अपने आप को मुगल कहा था। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ओके, तो चलिए हम अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द मुगल एम्पायर, और ये हमें मुगल एम्पायर का ही एक कॉइन दिया है। दैट मीन्स कि जैसे आज हम लोग कोई चीज परचेज करने जाते हैं, कॉइन्स वगैरह यूज करते हैं, तो फिलहाल कॉइन्स तो नहीं, नोट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ दैट मीन्स कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मेनली कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता था मुगल एम्पायर में, उस समय नोट या करेंसी नहीं चलती थी, केवल कॉइन्स ही चलाए जाते थे, और ये कॉइन्स ही ये बताते थे कि कोई राजा कितना पावरफुल है। दैट मीन्स कि कोई गोल्डन कॉइन्स, कोई सिल्वर कॉइन्स, ये सारी चीजें बनवाते थे। तो इससे हमें उनके अंपायर का भी पता लगता था कि वो कितना प्रॉस्पेरस है, कितना समृद्ध है। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए तो आप Yes, स्टार्ट ma'am. करते हैं। तो देखिए, अभी फिलहाल ये पिछले चैप्टर से ही लिंक होता है हमारा। तो रूलिंग एज अ लार्ज एज अ टेरिटरी एज द इंडियन सबकंटिनेंट विद सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स वाज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकॉम्प्लिश इन द मिडिल एज। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है ना हिस्ट्री में अपनी, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा है, फिलहाल इतना पढ़ने के बाद हम ये तो कंफर्म कर ही चुके हैं कि इस पूरे एरिया पे, इस पूरे सब कंटिनेंट पे अपना शासन जमाना कोई छोटी बात नहीं थी। और इसीलिए हमने देखा था कितना सभी जो किंग्स थे वो आपस में कितना स्ट्रगल कर रहे थे। कोई कभी किसी को हराता था, कोई कोई कभी हरा देता था और अपना शासन बना लेता था। पढ़ा है ना अभी हम सब ने? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यस, जैसे हमने पढ़ा, पहले चोल अंपायर आए, चोलाज आए, उसके बाद नेक्स्ट हमारी दिल्ली सल्तनत आ जाती है। उसके भी बहुत सारे किंग थे जो एक दूसरे से हार के अपने अंपायर को फिलहाल बनाते गए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अंपायर नहीं आया जिसने अपने आप को बहुत टाइम तक स्टेबल रखा हो, बहुत टाइम तक बनाए रखा हो। तो यानी कि हम जो हमारा मिडिल एज है, इसमें अपने आप को बनाए रखना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्वाइट इन कंट्रास्ट टू देयर प्रेडिसर्स। और सबसे बड़ी बात थी अपने प्रेडिसर्स, दैट मीन्स कि जो हमारे प्रेडिसर्स हैं, यानी कि जो हमारे पीछे जो अटैक करने के लिए लगे रहते हैं हमारे पीछे आने वाले। तो और दूसरा ये भी है कि किसी एक अंपायर में एक किंग तो बहुत पावरफुल आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि उसका आने वाला वंशज भी सेम उसी का अंपायर वैसे ही बना के रखे या उसे और आगे ले जाए। तो कभी कभार ये बहुत ही वीक हो जाते थे। दैट मीन्स कि किसी एक अंपायर का दूसरा जो आगे आने वाला राजा होता था वो वीक रहता था, और वो गंवा देता था बहुत सारे अंपायर का बहुत सारा पार्ट। तो ये किस पे रेफर करता था? प्रेडिसर्स पे। The Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of a time. तो देखिए, जो मुगल्स हैं इन्होंने क्या किया, अपने अंपायर को क्रिएट किया, बनाया, एंड उसे अकॉम्प्लिश किया, उसे उसकी स्थापना की। वो हैड ही दैटो की मीनिंग होती है बेटा, ये आपका न्यू वर्ड आया है, ही दैटो, दैट मीन्स कि अब तक।
तो अब तक क्या हुआ था, अब तक किसी भी अंपायर ने अपने, किसी भी राजा ने या किसी भी डायनेस्टी ने अपने अंपायर को ज्यादा टाइम तक नहीं बनाया था, और इनके लिए ज्यादा पॉसिबल भी नहीं था। केवल ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, केवल कुछ समय के ही लिए इनका अंपायर बना रह पाया था। लेकिन अब मुगल्स के आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने अंपायर को क्रिएट किया, जो कि अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि अब तक जितने भी अंपायर बने थे वो ओनली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बने थे। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. तो ये देखिए, इन्होंने 16th हाफ सेंचुरी, दैट मीन्स कि ये 15 इन्होंने 15 कुछ से स्टार्ट किया। अभी फिलहाल हम आगे पढ़ेंगे कि कब से आ जाते हैं ये। तो 16th हाफ सेंचुरी में इन लोगों ने अपने अंपायर को स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने आगरा एंड दिल्ली पे अपना अंपायर बनाया था, उसे पहले कैचअप किया, उसे पकड़ा। उसके बाद 17th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने लगभग इस पूरे कंटिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। The imposed structure of administration and ideas or governance that outlasted their rule. अब आगे देखिए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स की जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासन चलाना, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया था, इनके जो आइडियाज थे गवर्नेंस करने के, शासन चलाने के, वो आउट लास्टेड थे। दैट मीन्स कि ये कभी खत्म नहीं होने वाले थे। इन्हें आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीजों को हम इनमें से फॉलो करते हैं। लिविंग अ पॉलिटिकल लिगेसी that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. अब आगे देखिए और क्या होता है फिर इनमें, leaving a political legacy that succeeding rulers of subcontinent. तो political legacy that means कि जो हमें उत्तराधिकार में हमें political मिला हुआ है, that means कि जो हमें राज्य उत्तराधिकार में मिला है। तो यहाँ पर मुगल अंपायर के बारे में बात हो रही है कि मुगल अंपायर के जितने भी किंग्स आते गए, इनको जो पॉलिटिकल लीगेसी मिली थी, इनको जो राजनीतिक उत्तराधिकार मिला था, और तो इन्होंने उसे फॉलो किया। दैट मीन्स कि सारे इसके जितने भी किंग आए ना, इन्होंने सभी ने फॉलो किया। तो इन्होंने क्या किया, सक्सीड किया, रूलर्स को हराया, और इस सब जो ये सब कंटिनेंट है, दैट मीन्स कि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को बनाए रखा। टुडे, अब देखिए आज के टाइम पे, टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस। तो आप सभी ने फिलहाल देखा होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं जाके, वो एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं पूरे राष्ट्र को। तो कहाँ पर करते हैं जानते हैं आप सभी? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। तो शाहजहां जो है, ये भी मुगल अंपायर के किंग थे। इन्होंने जो रेड फोर्ट बनवाया था, जहां जो इनका रेजिडेंस था, ये लाल किले में ये लोग रहते थे। दैट मीन्स कि इनका एक आवास था, रेजिडेंस था उस समय में। यस मैम। और ये आगे चल के फिलहाल हमारे जो नेताएं हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसे एज अ मतलब एज अ एक क्या कहते हैं, एक प्रॉस्पेरस बिल्डिंग के रूप में इन्होंने इसे अडॉप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है कि अब सारी स्पीच, मेनली जो स्पीच होती है, वो यहीं पर कराई जाती है। तो अब ये जो लाल किला है, दैट मीन्स ये रेड फोर्ट है, जो कि दिल्ली में बनवाया गया था। इसे बनवाया था शाहजहां ने, और ये वहां पर रहते थे। तो अभी हमने पढ़ा भी है कि सबसे पहले मुगल अंपायर ने आगरा एंड दिल्ली पे ही अटैक किया था। अब देखिए आगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो रैम्पार्ट दैट मीन्स की जो प्राचीर, जो ये दीवारें बनी है, तो यहीं से खड़े होकर के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, पूरे राष्ट्र को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं उन्हें। ये मुगल्स का रेजिडेंस था, मैंने भी आपको बताया ही था कि ये लोग रहते थे वहां पर। तो इट इज द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर। दैट मीन्स शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां का ये रेजिडेंस रहा होगा, शाहजहां यहाँ पर रहते थे। चलिए, तो अब हमें पढ़ना है कि मुगल्स थे कौन। तो फिलहाल लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हम इतना तो पढ़ ही चुके थे कि चंगेज खान थे जो वो बार बार अटैक कर रहे थे दिल्ली में अपना शासन बनाने के लिए। यस मैम। तो अब चंगेज खान से मुगलों का क्या लिंकेज है, और क्या चंगेज खान, जब वो चंगेज खान थे, तो मुगलों ने अपना जो सरनेम है, जो टाइटल है, वो खान क्यों नहीं रखा, मुगल्स क्यों रख दिया? अब ये हमें पढ़ना है। ओके,
चलिए तो Yes, अब Yes, ma'am. ma'am. इन्होंने अपना सरनेम क्यों नहीं अडॉप्ट किया, तो देखिए अभी पढ़ते हैं मुगल्स थे कौन, क्योंकि इनके बारे में फिलहाल विवाद चल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि मेनली सभी अपना जो टाइटल फॉलो करते हैं वो अपने फादर का टाइटल फॉलो करते हैं। तो अब देखिए जो मुगल्स थे, द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स। तो जो मुगल्स थे वर डिसेंडेंट, दैट मीन्स कि ये दो बड़े बड़े जो ग्रेट लाइनेज थी, दैट मीन्स कि दो बड़े वंश, ये इनके डिसेंड्स थे, इनके वंशज थे। अब कौन थे वो दो रूलर? फ्रॉम देयर मदर साइड, यानी कि माँ की तरफ से दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान। तो यानी कि जो इनकी माँ है, माँ की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे। दैट मीन्स कि जो इनकी माँ है वो चंगेज खान की बेटी रही होंगी या पोती रही होंगी, ये हमें नहीं बताया है। तो चंगेज खान जो कि 1227 में इनकी डेथ हो गई थी, तो माँ की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे। द मंगोल रूलर वो रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर सक्सीजर ऑफ तैमूर, डाइट 1404। तो अब आगे देखिए, माँ की तरफ से ये चंगेज खान के वंशज थे एंड फादर की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे। तैमूर कौन था? तैमूर एक ऐसा किंग था जिसने फिलहाल लगभग 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इसने लगभग दिल्ली के बहुत बड़े पार्ट पे अपना अधिकार किया हुआ था। चलिए तो अब आगे देखते हैं कि इन्होंने किसका टाइटल फॉलो किया है। तो मदर की साइड से चंगेज खान के वंशज थे, फादर की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे। तो ये तैमूर कौन था? द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। तो अब ये तैमूर जो है ये ईरान का रूलर था, इसने इराक एंड तुर्की इन दोनों जगह भी शासन किया था। However, the Mughals did not like to be called Mughals और मंगोल। तो चंगेज खान जो कि एक मंगोल था, क्योंकि हमने पढ़ा था ये मंगोल इन्वेडर थे, जानते हैं ना हम सभी। Yes, ma'am. आपको Yes, पता है, ma'am. अब यहाँ पर Yes, ma'am. अब ये चीज एक आपको ध्यान से सुननी है। अब ये बात आती है कि इन्होंने अपने मदर के टाइटल को क्यों नहीं फॉलो किया। तो अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मदर के टाइटल को फॉलो नहीं किया तो सही किया, क्योंकि मेनली तो हम सभी लोग अपने फादर के टाइटल को फॉलो करते हैं, यही करते हैं ना। Yes. लेकिन Yes, बेटा ma'am. स्टार्टिंग में तो ये जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, ये मेनली अधिकतर इनमें जितनी भी डायनेस्टी आती थी वो अपने मदर के टाइटल्स को ही फॉलो करते थे, और इनमें ये प्रथा चली आ रही थी। दैट मीन्स कि ये हमेशा ही अपने मदर के टाइटल को फॉलो करते थे। बाद में ऐसा हो गया फिर मुगल अंपायर्स के आने के बाद कि यहाँ पर भी अब अपने फादर के टाइटल को फॉलो किया जाने लगा। तो जब इनकी ये प्रथा थी कि माँ के टाइटल को ही फॉलो किया जाता था, तो इन्होंने इस प्रथा को क्यों छोड़ दिया। अब देखिए इन्होंने क्यों नहीं अपने आप को मंगोल कहलाया। तो ये अपने आप को मुगल कहलाना और मंगोल कहलाना इसलिए नहीं पसंद करते थे। दिस इज वाज बिकॉज चंगेज खान्स मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ इनम्यूरेबल पीपल। अब क्योंकि ये देखिए जो चंगेज खान है ना, फिलहाल इनकी जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही खराब थी। तो इनकी हिस्ट्री किसके साथ एसोसिएटेड थी, किसके साथ जुड़ी हुई थी, इनका इतिहास, इनकी याददाश्त किसके साथ जुड़ी हुई थी। दैट मीन्स कि जैसे ही हम चंगेज खान का नाम लें तो सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता था? द मैस्कर ऑफ इन्यूमेरेबल पीपल। दैट मीन्स कि बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्याकांड से जुड़ा था इनका नाम। तो ये ऐसे थे जो बेवजह ही लोगों को मार दिया करते थे, और दैट मीन्स कि इनकी आदत बन गई थी सब पे अटैक करना, उन्हें मारना पीटना। तो इसलिए जो मंगोल्स थे वो अपने आप को मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो चंगेज खान की मेमोरी थी वो किससे जुड़ी हुई थी? मैस्कर ऑफ इनमेरेबल पीपल। दैट मीन्स कि बहुत सारे निर्दोष लोगों के हत्याकांड से। ओके, तो आप लोगों को समझ आ गया कि इन्होंने अपने आप को मंगोल क्यों नहीं कहलवाया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1319. तो अब आगे देखिए, ये जो मुगल्स थे इन्होंने अपने माँ के टाइटल को नहीं फॉलो किया है। इनका उज्बेकिस्तान से भी लिंकेज था,
दे आर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। अब क्यों लिंक था इनका उज्बेकिस्तान से? क्योंकि जो मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे, दैट मीन्स कि जो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने पिता के टाइटल, सॉरी चंगेज खान के टाइटल को फॉलो नहीं किया तो इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो जो मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे, जो मंगोल आक्रमणकारी थे, तो उनका इनसे भी लिंकेज बना हुआ था, क्योंकि बहुत बार इन्हें उनसे भी लड़ाई करके अपने एम्पायर को बढ़ाना पड़ा। अब आगे देखिए, जो मुगल्स थे, मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरी डायनेस्टी। तो ये अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना बहुत पसंद करते थे। अब क्यों पसंद करते थे ये तैमूर के वंशज कहलाना? नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एनिस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो तैमूर थे, इन्होंने 14th सेंचुरी के एंड तक दिल्ली के बहुत बड़े पार्ट पे अपना अधिकार कर लिया था, और इसलिए ही ये तैमूर के वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि तैमूर को एक अचीवमेंट मिली थी, उन्होंने बहुत बड़े अंपायर को अपने अधिकार में कर लिया था। ओके, चलिए, तो आपको याद हो गया सभी को इतना जितना भी हमने पढ़ा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखिए, अभी एक बार हम इस पिक्चर में देखते हैं कि हमें किसके बारे में दी हुई है पिक्चर। तो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि बनाई गई है 1702 से 1712। दैट मीन्स कि इसकी हमें करेक्ट डेट नहीं पता है कि ये कब बनाया गया है। अब यहाँ पर ये है तैमूर। तो तैमूर, ही डिसेंडेंट्स एंड द मुगल एम्परर्स। तो यहाँ पर तैमूर है, इनके डिसेंडेंट्स, दैट मीन्स कि इनके वंशज हैं, एंड जो मुगल एम्परर हैं और आने वाले मुगल शासक। तो तैमूर सेंटर में है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये तैमूर है। सैफ अली खान का बेटा तैमूर नहीं है यहाँ पर ये अकबर के जो ग्रेट, ये जो अकबर के वंशज थे सबसे आगे वाले, उनके बारे में बताया। तो देखिए, सेंटर में Yes, हमारे ma'am. तैमूर जी बैठे हैं। तैमूर इज इन द सेंटर एंड हिज राइट इज हैज सन मीरन शाह। तो इनके राइट हैंड में, दैट मीन्स कि ये वाला राइट हैंड है, तो इसके इस तरफ बैठे हैं इनके, ये तो लेकिन बुजुर्ग लग रहे हैं। तो बताया राइट हैंड साइड इनके बेटे बैठे हैं, मीरन शाह द फर्स्ट मुगल एम्परर्स, बाबर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि बाबर के ग्रेट ग्रेट फादर, यानी कि इनके परदादा जी। एंड देन अबू सैद, बाबर्स ग्रैंडफादर। उसके बाद अबू सैद बैठे हैं, फिर यही बताया गया होगा इन्हें। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टार्ट है, या तो यस, तो नहीं, ये भी बुजुर्ग हैं, पता नहीं, फिलहाल पिक्चर नहीं दी हुई है हमें क्लियर, या तो इनके बारे में बताया नहीं है। तो फिलहाल अभी हमें यही ध्यान रखना है, हमें पहचानने की जरूरत है भी नहीं, हम पहचान के कर भी क्या पाएंगे। चलिए, तो हमें फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि ये सारे मुगल एम्परर्स हैं, और यहाँ पर तैमूर जो है ये सेंटर में बैठे हुए हैं। अब इनके जो दादा परदादा हैं, इनके बेटे, और जो आगे आने वाले सभी अंपायर हैं, अंपायर के सारे शासक, सारे किंग, वो सारे ही बैठे हुए हैं। ओके, चलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दे सेलिब्रेटेड देयर ग्रेनालॉजी पिक्चोरली। तो ये अपनी जेनालॉजी, दैट मीन्स कि जो भी इनकी अचीवमेंट होती थी, जब भी ये कोई लड़ाई जीतते थे बड़ी सी, तो उसके बाद ये एक पिक्चर बनवाते थे, और उस पिक्चर में क्या होता था, ये अपने अंपायर के जितने भी लोग थे उन सभी की पिक्चर छपवाते थे। एंड each picture getting a each ruler getting a picture made of Timur and himself। और जितने भी इसके रूलर्स थे, यानी कि अकबर, शाहजहां, बाबर, जो भी थे, ये अपने आप की जब भी अपनी पिक्चर बनवाते थे तो तैमूर के साथ जरूर बनवाते थे, चाहे तैमूर उस समय थे या नहीं थे। लेकिन ये जब भी पिक्चर बनवाते थे तो इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि हम जिनके ग्रेट वंशज हैं, दैट मीन्स कि जो तैमूर थे, हमें उनकी पिक्चर जरूर बनवानी है। तो ये जब भी अपनी पिक्चर बनवाते थे उसमें तैमूर को जरूर शो करते थे। फिगर 2 विच इज समवट लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ। ये देखिए, हमें ये ग्रुप फोटोग्राफ दी हुई है। चलिए, तो इतना समझ आ गया सभी को जितना भी हमने पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल अंपायर?
Yes, Abhishek, now you tell. Ma'am, Miran Shah was the first king of the Mughal Empire. नो, मीरन सानी बेटा देखिए, ये अभी मैंने फिलहाल पढ़ाया Yes, है। ma'am. ये मुगल अंपायर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके फर्स्ट किंग कौन है हमारे? बाबर। Babur. तो बाबर इज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल अंपायर। Yes, ma'am. इनके पहले या इनके पहले जो भी आया, इनके दादा परदादा, उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं की, ना ही उन्होंने अपने आप को मुगल्स कहलवाया था। तो इनके पहले कोई और Yes, ma'am. टाइटल फॉलो किया जाता था, लेकिन इन्होंने पता नहीं फिलहाल किस बिहाव पे अपने आप को मंगोल कहलाया है, क्योंकि तैमूर जो है वो तैमूर भी मुगल्स नहीं थे। तैमूर जो है तुर्क वंशज थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को मुगल्स कहलाया है। दैट मीन्स कि इन्होंने माँ और पिता दोनों के टाइटल को थोड़ा थोड़ा मिक्सअप करके अपने आप को मुगल्स कहलवाया है। Yes, ma'am. तो मुगल अंपायर का फर्स्ट किंग कौन हो जाता है? बाबर। ओके, Babur. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है अब आपको। यस मुस्कान, नाउ यू टेल हु वाज तैमूर। Ma'am, Taimur was the successor of Mughal who follows his mother, who belongs to the Taimur dynasty. बेटा ये अपने फादर के साइड से जो है तैमूर जो है, ये अपने फादर के तैमूर मुगल्स के वंशज हैं। दैट मीन्स जो मुगल हैं वो तैमूर के वंशज हैं, लेकिन फादर्स की साइड से, अपने पिता की तरफ से। चलिए तो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। अभी फिलहाल अभी ये जो अभी इतना हमें टॉपिक दिया हुआ है, ये ना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना ही इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी हमसे आगे। तो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं अब हम। ओके, तो देखिए Yes, बाबर ma'am. से स्टार्ट होता है हमारा मुगल अंपायर। तो बाबर इज द फर्स्ट मुगल एम्परर जिसने 1526 से 1530 तक शासन किया है एंड सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना। इन्होंने सबसे पहले फरगना को हराया था। दैट मीन्स फरगना को अपने अंडर में लिया 1494 में, व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। जब वो केवल 12 साल का था तभी इसने फरगना पर अटैक करके उसे अपने अंपायर में ले लिया। एंड ही वर फोर्स्ड टू लीव हिज एनेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। और इसके बाद इसको जो एनेस्ट्रल थ्रोन मिला था, दैट मीन्स कि जो इसे वंश के आधार पे जो सिंहासन मिला था, इसको ये छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप। तो दूसरे किसी मंगोल ग्रुप ने इनके ऊपर अटैक किया और इसकी वजह से इन्हें जो इनका जो शासन, जो इन्हें पैतृक संपत्ति मिली थी, जो सिंहासन मिला था, वो इन्हें छोड़ना पड़ा। अब आगे देखिए, कौन थे ये मंगोल इन्वेडर? उज्बेक, जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे। ओके, तो जब ये 12 साल के थे तब इन्होंने सबसे पहले फरगना को हराया, फरगना को अपने अंपायर में मिला लिया 1494 में, जब ये 12 साल के थे। और उसके बाद इन्हें जो अपना पैतृक सिंहासन था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये दिल्ली से गायब हो गए थे। तो इन्हें अपना जो सिंहासन था वो कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो उज्बेक्स थे, जो कि उज्बेकिस्तान से आए थे, इन्होंने अटैक कर दिया था। After years of wandering, the seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. चलिए तो अब आगे क्या होता है? आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। तो अभी देखिए, आफ्टर द वॉन्डरिंग ऑफ सीज, दैट मीन्स कि जब ये मारे मारे फिर रहे थे, जब इन्होंने अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ दिया था, इसी बीच इन्होंने अपने सिंहासन को तो नहीं जीता, लेकिन इन्होंने काबुल को अपने अंडर कर लिया 1504 में। दैट मीन्स कि 1504 में इन्होंने काबुल को अपने अंडर में ले लिया। और 1526 में यानी कि 1526 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत की लड़ाई में। तो पानीपत में ये लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके बाद दिल्ली और आगरा अब इनके अंडर में आ गया है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अभी इतना अभी हमने पढ़ा है।
टेबल 1 चार्ट्स ऑफ सम ऑफ द मेजर कंपैरिजन ऑफ द मुगल्स। तो यहाँ पर हमें मुगल्स के कुछ अभियान दिए हैं। चार्ट फर्स्ट में, स्टडी इट केयरफुली एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स। तो हमें इसे पढ़ना है। चार्ट फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुगलों के सारे अभियान दिए हैं। दैट मीन्स कि इसके जितने भी शासक आए उन्होंने कौन कौन से अभियान चलाए, किस किस से लड़ाई की। And you will notice for example that the Afghan were an immediate threat of Mughal authority। तो अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि जो अफगान्स थे वो खतरा बने हुए थे मुगल अथॉरिटी के लिए। Not the relationship between the Mughals and Ahoms। तो अब आगे हमें और क्या पढ़ना है कि मुगलों के दैट मीन्स कि जब ये शासन कर रहे थे लगभग पूरे कंटिनेंट पे इनका शासन था, तो जो बाकी जो दूसरी जातियां थी, जो दूसरी कास्ट थी, उनके साथ इनके रिलेशनशिप कैसे थे। तो इसमें हमें पढ़ना है अहोम्स के बारे में, जो कि चैप्टर 7 में हमें ज्यादा दिया हुआ है डिटेल में। एंड सिखों के साथ इनके क्या रिलेशन थे, ये हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में। तो मुगल एंड अहोम के रिलेशन चैप्टर 7 में, एंड सिखों के साथ इनके रिलेशन पढ़ने हमें चैप्टर 8 एंड 10 में। एंड मेवाड़ के साथ हमें पढ़ना है इनका रिलेशनशिप चैप्टर नंबर 9 में। तो अब हुमायूं का रिलेशनशिप, हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। अब जो हुमायूं थे इनके सफाविद के साथ, दैट मीन्स कि ईरान जो एक यहाँ पर एक हमारा कंट्री है साथ में ही हमारे इंडिया से सटा हुआ, जहां से बहुत सारे रूलर्स आए थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, तो उनके साथ कैसे रिलेशनशिप थे हुमायूं के और हुमायूं के आगे आने वाले वंशज यानी अकबर के साथ। डिड द एनेक्सेशंस ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर इन औरंगजेब्स रीजन एंड हॉस्टिलिटीज इन द दक्कन। अब आगे हमें क्या पढ़ना है कि अकबर के टाइम पे गोलकुंडा एंड बीजापुर पे जो इनका एनेक्सेशन था, जो इनका अधिकार हो गया, वो कैसे हुआ था। और औरंगजेब के रीजन में, दैट मीन्स कि जो इनके एम्पायर में औरंगजेब आया, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था दक्कन प्लेटू पे। तो ये सारी चीजें अभी हमें पढ़नी है। ओके Yes, मैम। चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है इन एम्पायर्स के बारे में। और बेटा एक चीज और सभी को ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट क्लास में जो हमारी क्लास होगी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें इन किंग्स के बारे में पढ़ना है और इनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल हमें चैप्टर में नहीं दी हुई है, लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि जो इससे थोड़ा और Yes, डिटेल में, तो वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है। तो क्योंकि इसमें एक ऐसा किंग भी आया था जिसने अपने एम्पायर के साथ विश्वासघात किया था, और वो कौन सा किंग था मुगल एम्पायर का, फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जो मुगल एम्पायर है बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कौन था वो, और फिर मुगल एम्पायर कैसे बना रहा, ये सारी चीजें फिलहाल अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टाइम भी ओवर होने वाला है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हमें ये पूरी टेबल डिस्कस करनी है मुगल एम्पायर की, इनके मेजर कंपेरिजन, दैट मीन्स कि इनके पूरे इनके जो अभियान थे मुख्य, और इन इवेंट्स कौन से अवसर थे, तो ये सारी चीजें हम yes, ma'am. करेंगे। चलिए, तो एक बार आज क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो मुगल्स थे वो किसके डिसेंडेंट्स थे, किसके वंशज थे। तो ये दो मेन लाइनेस के, दैट मीन्स कि दो जो मुख्य वंशावली थी, इनके वंशज माने जाते थे। तो मदर की तरफ से ये किसके डिसेंडेंट्स थे, चंगेज खान के। चंगेज खान। एंड फादर की तरफ से किसके डिसेंडेंट्स थे ये, Taimur. तैमूर। Taimur. वेरी गुड। तो अपने आप को इन्होंने किसके वंशज कहलाना, किसके डिसेंडेंट्स कहलवाना ज्यादा लाइक किया, तैमूर। Ma'am, Taimur. एंड वाई, इन्होंने तैमूर के वंशज कहलवाना ज्यादा पसंद क्यों किया था, क्यों ज्यादा लाइक करते थे। Madam. यस अभिषेक। Ma'am, due to Genghis Khan Mori, because he was associated with the philosophy of innumerable people. यस वेरी गुड। तो ये चंगेज खान के वंशज कहलाना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इसके साथ मैस्कर ऑफ इनमेरेबल पीपल, जो हत्याकांड था बहुत सारे निर्दोष लोगों का, वो जुड़ा हुआ था।
एंड ये अपने आप को Yes, ma'am. तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि जो तैमूर है उसके पास एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक बहुत बड़े टाइम के लिए उसने पूरे दिल्ली पे अपना कंट्रोल कर लिया था। चलिए, तो नेक्स्ट और हमने क्या पढ़ा था अभी इसमें कि ये अपनी जेनोलॉजी, ये अपनी वंशावली को दिखाते थे हर पिक्चर के थ्रू। दैट मीन्स कि चाहे कोई शासक उस समय था या नहीं था, इनके अंपायर के जो इनके वंशज थे, इनके दादा परदादा की डेथ हो जाती थी, लेकिन जब भी ये कोई अचीवमेंट करते थे तो एक पिक्चर बनवाते थे जिसमें ये अपने अंपायर्स के सारे लोगों को ऐसा लगता था कि दैट मीन्स ये बिठाया हुआ है। तो अब जैसे ये पिक्चर बनाई है, यहाँ पर तैमूर भी है, शाहजहां भी है, अकबर भी है, औरंगजेब भी है, यानी कि टोटल 1000 सालों के पीरियड के शासकों को दे दिया है। तो ऐसा होगा तो नहीं कि कोई ऐसा है जो 1000 साल तक, 1000 years तक जिंदा रह सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। No, ma'am. नो मैम। यानी कि ये देखिए, जो ये पिक्चर बनवाई है ना, इसमें हो सकता है तैमूर को केवल ड्रॉ कराया गया हो, तैमूर को हो सकता है बनवाया गया ओनली, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया, देखिए औरंगजेब, जहांगीर औरंगजेब भी थे, तो औरंगजेब जो कि अकबर के पोते हैं, तो इनको भी इन्होंने इस पिक्चर में दिखाया है। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि ये जो शासक हैं, ये भले ही नहीं रहते थे, लेकिन इनमें एक प्रथा चली आ रही थी कि ये अपने पिक्चर बनवाते थे हमेशा। और अगर हम अभी भी ताजमहल में अगर देखने जाएं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स लगवाई गई है जहां पर ये सारे ग्रुप में ऐसे ही बैठे रहते थे। ताजमहल किसने बनवाया था, जानते हैं आप सभी लोग? Ma'am, शाहजहां ने. न शाहजहां ने। शाहजहां ने। यस, तो शाहजहां से ही रिलेटेड फिलहाल एक स्टोरी है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि शाहजहां के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने अंपायर के साथ विश्वासघात किया था। तो अब कैसे किया था और क्या रिजल्ट रहा था और किसने बचाया उस समय, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में फिलहाल हम बाकी अब नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्लास में बाबर, हुमायूं एंड अकबर, अकबर द ग्रेट। अकबर तो इसलिए ग्रेट है क्योंकि अकबर की बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट थी जिन्हें आज के टाइम पे भी वो लोग भुलाते नहीं है, और अकबर को वो लोग एज अ गॉड पूजा भी करते हैं। आपने सुना होगा जो मोहम्मडन जब पूजा करते हैं तो वो अकबर का नाम भी पुकारते हैं, बोलते हैं ना। Yes. तो ये अकबर, इन्होंने ऐसा क्या ग्रेट किया था कि जिसकी वजह से आज भी इन्हें लोग जानते हैं, ये फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। और इसके आखिरी शासक हमें दिए औरंगजेब। फिलहाल औरंगजेब के पास बहादुर शाह जफर आए थे, और बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया था। तो इस लास्ट अंपायर का जो राजा है, जो किंग है, वो है बहादुर शाह जफर। लेकिन हमें औरंगजेब तक बताया क्योंकि इसमें हमें मुगल अंपायर की अचीवमेंट बताई है, तो केवल लास्ट में औरंगजेब ही थे जिन्होंने कुछ अचीव किया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर तो हार चुके थे सब कुछ। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ओके, आप सभी लोगों को वोकैबुलरी मिल चुकी है सिविक्स की? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो आज का Yes, ma'am. एंड ये जितना पढ़ा है अभी फिलहाल, मैं आपको इससे रिलेटेड केवल जितना पढ़ा है जितना ही, इससे रिलेटेड मैं भी आप सभी को क्वेश्चन सेंड करूंगी ग्रुप में, और आपको उनके आंसर। Yes, ma'am. तो एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. No, ma'am. मैम। ओके, तो बेटा अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमें ये टेबल स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. मैम And goodbye.